नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 आपको बताने जा रहा है। पूर्व डीजीपी और केंद्रीय चयन परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जा रही है। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने कार्रवाई की अनुशंसा की है। पेपर लीक मामले को लेकर पूर्व डीजीपी एसके सिंघल के खिलाफ तमाम सबूतों का उल्लेख करते हुए डीजीपी को पत्र लिखा गया। ईओयू की एसआईटी की रिपोर्ट में एसके सिंघल को जिम्मेदारियों को न निभाने के मामले में दोषी पाया गया है। जांच के दौरान एसके सिंघल से 3 से 4 बार पूछताछ की जा चुकी है। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर के क्या कार्रवाई और एसके सिंघल को लेकर के क्या अपडेट है? देखिए, एसके सिंघल को लेकर के जो सबसे बड़ी खबर है या ईओयू कहें तो जो पेपर लीक हुआ था सिपाही भर्ती मामले में, उसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि एसके सिंघल के खिलाफ जो है कार्रवाई की अनुशंसा जो है ईओयू ने किया है। और ईओयू के जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उसने एसआईटी की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पे ये अनुशंसा राज्य सरकार को किया है। और एक पत्र 8 पेज का ये पत्र है जिससे डीजीपी को उन्होंने लिखा है और डीजीपी जो है वो फिर गृह सचिव को देंगे, मुख्य सचिव होते हुए सरकार तक जाएगी। और अब इस पर कार्रवाई जो है वो सरकार को करनी है। सरकार करना चाहती है नहीं चाहती है ये सरकार तय करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जांच का जिम्मा ईओयू को दिया गया था और ईओयू के जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उन्होंने जो एसआईटी का गठन किया था जिसको डीआईजी ईओयू जो है लीड कर रहे थे और मानवजीत सिंह ढिल्लों जो है उनकी निगरानी में ये पूरी जांच हुई है। और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जांच जो है वो काफी तार्किक तरीके से हुई। 3 दफा जो है पूछताछ किया गया, जो रिपोर्ट में बातों को जिक्र किया गया है जो दर्शकों को आप बता रहे हैं, और वो एक्सक्लूसिव कॉपी भी है, थोड़ी देर में दर्शकों को दिखाएंगे, जिसमें अनुशंसा पत्र में यह साफ तौर पर कहा गया कि 3 बार पूछताछ किया गया इनसे और इन्होंने कुछ माकूल बेहतर जवाब नहीं दिया है। इनका जो पक्ष था वो बहुत मजबूत नहीं था। हाँ, एक बात जरूर है कि इस जांच में पैसे का लेन देन का जो प्रमाण है वो ईओयू के हाथ नहीं आया है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है इनके लिए, जो पूर्व डीजीपी है उनके लिए राहत की बात है। लेकिन बाकी जो प्रमाण है कि जो जिम्मेवारियों का निर्वहन करना चाहिए था, चूंकि ये चेयरमैन थे सिपाही भर्ती के आयोग के, तो इनको जो दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया। और जो पेपर लीक से जुड़े हुए जो लोग थे उनके साथ काफी नजदीकी पाई गई है। यहाँ तक कि ये कई दफा जो पेपर लीक करने वाले जो लोग थे, जो संस्थान थे, उनसे ये लाभ लेते नजर आए। उनके जो गेस्ट हाउस है वहां जाकर के इन्होंने ठहरा और बाकी जो गतिविधि रही वो संदिग्ध रही है, तो उसके प्रमाण मिले हैं और उसको लेकर के इनका जवाब जो है वो संतोषजनक नहीं रहा है। उन्हीं तमाम बातों का उल्लेख करते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने ये रिपोर्ट जो है वो दिया है डीजीपी को और डीजीपी अब सरकार को देंगे। तो सरकार क्या करती है तय ये सरकार को देखना होगा। चलिए, बिल्कुल अमित, नजर बना करके रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और शराबबंदी पर सरकार की बहुत बड़ी पहल, सरकार फिर से करवा रही है सर्वे। आईआईएम रांची से करवाया जा रहा है सर्वे। लोकसभा चुनाव के पहले हुआ था सर्वे, चुनाव खत्म होने के बाद सर्वे फिर शुरू किया गया है। कुछ ही दिनों में सर्वे रिपोर्ट आने की संभावना जताई जा रही है। कितने लोगों ने शराब छोड़ी, इसकी जानकारी इस रिपोर्ट के माध्यम से दी जाएगी। शराबबंदी के 8 साल का असर भी सरकार जानने की कोशिश करेगी। और इसके पहले आपको अगर याद हो तो साल 2018 में सर्वे पहले भी कराया जा चुका है। एक बार फिर से ये सर्वे साल 2024 में कराया जा रहा है। और आपको बता दें कि सरकार ये जानना चाहती है कि कितने लोगों ने शराबबंदी की वजह से इस शराब को छोड़ दिया है और इसीलिए ये सर्वे दोबारा कराया जा रहा है। आईआईएम रांची से ये सर्वे कराया जा रहा है। और बिहार में आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। गृह विभाग ने इसको लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दी है। कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। दीपक रंजन अब एआईजी बीसैप पटना बनाए गए हैं। इसके साथ साथ कार्तिकेय के शर्मा पूर्णिया एसपी बनाए गए हैं। तो इन आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। दीपक रंजन अब एआईजी बीसैप पटना बनाए गए हैं। कार्तिकेय के शर्मा पूर्णिया के एसपी बनाए गए हैं। मिस्टर राज भोजपुर के अब एसपी बनाए गए हैं। इसके साथ साथ विनय तिवारी की बात करें तो मुजफ्फरपुर के रेल एसपी विनय तिवारी बनाए गए हैं। शैलेश कुमार सिन्हा शिवहर एसपी बनाए गए हैं। अशोक मिश्रा समस्तीपुर के एसपी बनाए गए हैं।
और अवधेश दीक्षित गोपालगंज एसपी बने हैं। इसके साथ साथ बाकी नामों की बात करें तो वैभव शर्मा जो अब कटिहार के नए एसपी होंगे, रोशन कुमार रोहतास के एसपी होंगे। तो कई जिले के एसपी बदले गए हैं। बिहार में आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। नालंदा के एसपी की बात करें तो भारत सोनी अब नए एसपी होंगे, चंद्र प्रकाश जमुई एसपी होंगे, जय कुमार लखीसराय के एसपी होंगे, तो शुभम आर्य बक्सर के अब एसपी बनाए गए हैं। तो कुल 29 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। और इधर पटना को स्वच्छ बनाने के लिए मिशन टोटल सेग्रीगेशन ड्राइव चला रहा है और विभाग के मंत्री मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। विभागीय मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि इस ड्राइव का मकसद है शहर को स्वच्छ और खूबसूरत बनाना। इस ड्राइव के माध्यम से शहर की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाएगा। टारगेट है पटना को टॉप 10 स्वच्छ शहरों में शामिल करना। अभियान की औपचारिक शुरुआत 19 सितंबर को राज्यपाल की मौजूदगी में की जाएगी। इस अभियान के बारे में नगर विकास विभाग मंत्री नितिन नवीन ने बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज से। मंत्री नितिन नवीन। नितिन सर, आप लगातार स्वच्छता को लेकर कई सारे कार्य कर रहे हैं, नया क्या कुछ हो रहा है नगर विकास विभाग की तरफ? देखिए, स्वच्छता के विषय को लेकर पूरे बिहार में हम लोग 17 से 2 अक्टूबर का 15 दिन का पूरा एक अभियान चला रहे हैं और सभी शहरों के जो बड़े ब्लैक स्पॉट हैं उसको चिन्हित कर रहे हैं। प्लस हम लोगों के है कि एक एक घर को कैसे जगाया जाए इस स्वच्छता अभियान में। तो पटना में विशेष अभियान के तहत हम लोग पटना टोटल सेग्रीगेशन को लेकर अभियान चला रहे हैं और ये पटना टोटल सेग्रीगेशन पूरा एक सिस्टम को खड़ा करने का अभियान है। अभी हम लोगों ने सभी स्कूल के प्रिंसिपल से बात की और हम लोग पटना शहर के 500 स्कूलों को चिन्हित करने जा रहे हैं, जिन स्कूलों में हमारे पटना के सम्मानित नागरिकगण जाकर स्वच्छता के विषय को बताएंगे। पटना से बड़ी खबर है, जहां टीआरई 3 के रिजल्ट से जुड़ी यह खबर। 13 सितंबर को 1 से 5 का आंसर की जारी हो जाएगा। 16 सितंबर तक 6 से 8 का फाइनल आंसर की जारी हो जाएगा। 22 सितंबर तक 9, 10 और 11 से 12 का आंसर की जारी हो जाएगा। सितंबर के अंत में टीआरई 3 का रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। तो पटना से बड़ी खबर, जहां 22 सितंबर तक 11-12 का आंसर की जारी हो जाएगा। इसके साथ साथ सितंबर के अंत में टीआरई 3 का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। वहीं अररिया में अज्ञात बीमारी से 5 बच्चों की जान जा चुकी है। इस खबर को न्यूज 18 ने बहुत प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद जाकर स्वास्थ्य महकमे की नींद टूटी और पटना से WHO और डॉक्टरों की 8 सदस्यीय टीम रानीगंज प्रखंड के मझुआ पूरब पंचायत पहुंची। ग्रामीणों का हाल जाना। स्वास्थ्य की टीम का मानना है कि इस गांव में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये है रानीगंज प्रखंड का चिरवाहा महादलित टोला, जहां इन दिनों हर ओर मातम पसरा है। वजह एक अज्ञात बीमारी, जिसने बीते 10 दिनों में ही 5 बच्चों की जिंदगी छीन ली है। 1 साल पहले साले एकटा, दूटा, तीनटा, चारटा जाए छे। साल मरे छे बच्चा? हाँ। अच्छा, अहाँ घर में 2टा बच्ची की मौत भेल छे? हाँ, 2टा। दोनों बहने रहे? हाँ। चिरवाहा महादलित टोला की बेबसी और बेचारगी की कहानी को जब न्यूज 18 की टीम ने प्रमुखता से दिखाया, तब जाकर जागा स्वास्थ्य महकमा। WHO और डॉक्टर की टीम गांव पहुंची। मच्छर, चूहा, लार्वा और पानी की जांच की जा रही है। जो मॉस्किटो है, मच्छर हम लोगों ने रखा है, लिया है। इसके अलावा भी जो है अभी और लगातार हम लोग डिफरेंट एरिया का जो मच्छर है उसको हम लोग पकड़ के रखेंगे। और इसके अलावा हम लोग जो रोडेंट्स हैं, मतलब चूहा, उसको भी देखेंगे। वह भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है बहुत सारी बीमारियों। हालांकि प्रभावित टोले में स्वास्थ्य केंद्र न होना, दूषित पानी के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। चिरवाहा महादलित टोले में फिलहाल 15 बच्चे कुपोषित हैं और डॉक्टर का कहना है कि वायरल इन्फेक्शन के हालातों में अगर बच्चा अति कुपोषित है तो बच्चे की मौत की संभावना बढ़ जाती है। वहीं इस पूरे मामले पर जब रानीगंज की CDPO से सवाल पूछा गया तो CDPO कैमरा ऑन होते ही भागने लगी।
बताया जा रहा है, सर बताया कि कुपोषण के लिए काम नहीं किया जा रहा है यहाँ पर ठीक से, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चल रहा है। 2 मिनट बताया जाए। हालांकि पटना से आई जांच टीम की ओर से गांव में किए गए सर्वेक्षण के बाद ग्रामीणों में ये संतोष है कि अब यहाँ बच्चों की मौत नहीं होगी। हाँ, डॉक्टर जांच किया, वो मच्छर भी निकाला, मच्छर निकाला। हाँ, मच्छर भी निकाला। हाँ। उसको बताया गया है सावधान से रहिए, बढ़िया से साफ सुथरा से रहिए। पटना से आए एटमोलॉजिस्ट, WHO और डॉक्टर की टीम ने गांव में सैंपल लेकर जांच तो जरूर शुरू कर दी, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है कि बच्चों में कुपोषण की जिम्मेदारी कौन लेगा और न्यूज 18 के सवालों से संबंधित अधिकारी कब तक भागते रहेंगे। सतीश कुमार, न्यूज 18 अररिया। खबर बांका से है, जहां कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में खाना खाने के बाद अचानक 10 छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया। फूड पॉइजनिंग से तबीयत खराब होने की आशंका जताई जा रही है। इलाज के बाद सभी छात्राएं बेहतर महसूस कर रही हैं। पीड़ित छात्राओं ने बताया कि दिन में रोटी और चने की सब्जी खाने के बाद 10 छात्रा को उल्टी और दस्त होने लगी। बता दें कि 2 दिन पहले भी बौसी थाना क्षेत्र के तिलुआ गांव स्थित एक स्कूल के दर्जनों बच्चों की तबीयत फूड पॉइजनिंग से खराब हो गई थी। क्या हुआ है तुम लोग को? ये लोग को बस उल्टी हुआ, हमको बस लेटरिन हुआ। तुमको भी उल्टी हुआ है? नहीं सर। तुमको लेटरिन हुआ है? कितना बार? 3 बार। क्या खाई थी स्कूल में? रोटी सब्जी। और कुछ नहीं। स्कूल में कस्तूरबा विद्यालय में क्या हुआ तुम्हारे साथ? लेटरिन हुआ है? क्या खाई थी स्कूल में? रोटी सब्जी। क्या चीज़ का सब्जी था? चना का। और बेतिया में जिला स्तर पर एनडीआरएफ की तरफ से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य लोगों को आपदा और दुर्घटना से संबंधित बातों पर जागरूक करना था। इस दौरान एनडीआरएफ टीम, मेडिकल स्टाफ सहित अग्निशमन विभाग सहित कई टीम भी शामिल थी। मॉक ड्रिल में क्लोरीन गैस रिसाव के बाद प्रभावित लोगों को रेस्क्यू किया गया और जिस जगह से क्लोरीन गैस का रिसाव हो रहा था उसे बंद कर दिया गया। मॉक जो ड्रिल किया गया है, इसका उद्देश्य यह होता है कि यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, जिला में किसी भी तरह का कोई भी डिजास्टर आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीखें, इसीलिए मॉक ड्रिल करवाया जाता है। क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे जो मॉक ड्रिल किया क्लोरीन जो हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि इन द मीन टाइम अगर इस इलाके में या कहीं भी जो भी यहाँ पे अटेंड किए हैं, किसी भी तरह का अगर क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ तो हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे पहचानेंगे और कैसे रेमेडियल मेजर्स अपनाएंगे। हर साल बिहार में नदी किनारे के इलाकों में रहने वाले लोगों को कटाव का दंश झेलना पड़ता है। बरसात के बाद नदियों की तेज धार से कटाव इस कदर तेज है कि लोग अपने आशियाने खुद अपने हाथों उजाड़ने को मजबूर हैं। लोगों के आंसू प्रशासन से यही सवाल पूछ रहे हैं कि कटाव के झंझट से कब मिलेगी मुक्ति। बेतिया में गंडक नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से बैरिया के सूरजपुर पंचायत के सिंगही में तेजी से कटाव हो रहा है। नदी के किनारे बसे कई घर पानी में समा चुके हैं। कटाव इस कदर तेज है कि लोग अपने बनाए हुए आशियाने खुद से तोड़ रहे हैं। स्थिति तो यही है कि सब कोई काम हो रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है। झाड़ी उड़ी डालने से दूसरे के तो झाड़ी डालने पे तो भी कटाव कर रहा है, बहुत तेजी कटाव कर रहा है, इसमें कोई फायदा भी नहीं है। तेजी से कटाव, बहुत तेजी से कटाव हो रहा है। हम लोग घर था, यहीं पे सब घर कट गया। इधर यहीं पे था, ये सब चला गया अंदर, पानी में अंदर चला गया। सब घर ही था। जो कटाव अभी कर रहा है, लगातार कटाव हो रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था किया है? कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से। गंगा नदी का जलस्तर अब घटने लगा है। नदी के तेज बहाव के कारण कटाव की समस्या बढ़ गई है। भागलपुर में कटाव के कारण कई लोगों के घर उजड़ गए, कई लोगों को पलायन करना पड़ा, तो कुछ लोग अपने ही हाथों अपना आशियाना उजाड़ने के लिए मजबूर हैं। भागलपुर के सबौर प्रखंड के रहने वाले मालिक चंद्र मंडल और उनकी पत्नी चंपा देवी सालों की कमाई जुटाकर इस दंपति ने घर बनाया, लेकिन अब घर की एक एक ईंट निकालते हुए इस परिवार का कलेजा कौंध रहा है। कतनो हम भीख मांगी घर द्वार बनवेलिए, देखियो काटी लग गया। रो क्यों रहे हैं? तकलीफ से निकाल नहीं मिले, पानी नहीं मिले, यारो के तिल रखन बे दुखोस आदमी को नहीं जे।
अब आपको पूर्णिया की तस्वीर दिखाते हैं। 5 नदियों से घिरे होने के कारण हर साल इस जिले में कटाव की समस्या खड़ी हो जाती है। सैकड़ों लोग पलायन करते हैं, दर्जनों घर नदी में समा जाते हैं। फिलहाल कई गांव के लोग पुल पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। बैसा प्रखंड के मल्हना गांव, अमौर प्रखंड के सीमलवाड़ी, नगरा टोला जैसे दर्जनों गांव कटाव का दंश झेल रहे हैं। ये तस्वीर मल्हान गांव की है। करीब 1 महीने पहले जब यहाँ कटाव हो रहा था, तब लोग अपने ही हाथों से छेनी हथौड़ी लेकर अपना आशियाना तोड़ रहे थे। अब ज्ञानडोब पंचायत का पठान टोली पुल कटाव पीड़ितों का आशियाना है। हालत बहुत खराब है सर, इतना खराब है कि बोलने का बात नहीं। 3 बीघा बदले, 3 बार बदले हैं। हाँ 3 बार बदले। गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे कि बाहर निकलिएगा। कटाव के कारण सहरसा में भी लोग परेशान हैं। कोसी नदी के कारण तटीय इलाके के कई घर तबाह हो गए, लोग घरों से पलायन कर गए। पर अब आगे का समय कैसे कटेगा, सवाल यही है। ये छोटे बच्चे और ये महिलाएं अपना घर बार छोड़कर यहाँ किसी और के घर शरण लेने आए हैं, क्योंकि इनका घर कोसी नदी निगल गई है। सहरसा जिले के नौला पंचायत के रसलपुर गांव में पूरा का पूरा महादलित टोला कोसी नदी में समा गया। यहाँ का जो भी जनता है महादलित का, सब दूसरे का शरण लिया हुआ, दूसरे दरवाजे पर है। अच्छा, खाना पीना बच्चों का कैसे हो रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। अपने इधर उधर से कहीं पर जब खाना भी बनाता है तो वो लोग बोलता है भैया आप यहाँ से मेरा जगह को खाली करो। और यहाँ कोई देखने वाला, यहाँ का जो भी नौला पंचायत या प्रखंड का प्रतिनिधि है, कोई देखने वाला नहीं है महादलित टोला को। जो महिलाएं खाना बना रही हैं दूसरे के दरवाजे पर बना रहा। सर अभी हम आए हैं, आज इससे परसों रोज फिर भी आए थे, चौथे रोज भी आए थे। तस्वीरें चाहे भागलपुर की हों, पूर्णिया की हों या फिर सहरसा की, कटाव थमने का नाम नहीं ले रहा। लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। ऐसे में प्रशासन से निराशा हाथ लगने के बाद लोग खुद ही राहत बचाव कार्य में जुट गए हैं। आशियाना बचाने की जद्दोजहद यूं ही जारी है। सभी की एक ही पुकार, कटाव से बचाओ सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं कैमूर में छात्र को डांटना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया। नाराज छात्र ने उद्दंड छात्रों के साथ मिलकर शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी। वहीं भागलपुर में शिक्षिका के पति ने स्कूल के ही दूसरे शिक्षक को गुंडों से पिटवा दिया। पहले ये तस्वीर देख लीजिए। देखिए कैसे ये लड़के कुर्सी से, चांटे से पिटाई कर रहे हैं। देखिए कैसे मारते मारते ये कुर्सी तक तोड़ देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मार खाने वाले लोग कौन हैं और मारने वाले कौन, तो जान लीजिए मार खाने वाले हैं शिक्षक और मारने वाले हैं उद्दंड छात्र। तस्वीरें कैमूर की हैं और ये तस्वीरें खुद ब खुद छात्रों की उद्दंडता की कहानी कह रही हैं। इनके चेहरे आप पहचान लीजिए, ध्यान से देख लीजिए और सोचिए कि ये पढ़ने आए हैं या गुंडई करने। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। भगवानपुर प्रखंड के उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सरैया के शिक्षक कुमार अभिषेक ने 2 दिन पहले गलत हरकत करने पर 10वीं के छात्र को फटकार लगाई थी। उस समय तो वो वहां से चला गया, लेकिन बाद में कुछ और उद्दंड छात्रों और गांव वालों को साथ लेकर स्कूल पहुंचा और शिक्षक को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद दूसरे शिक्षकों ने बीच बचाव की कोशिश की तो उग्र छात्र और ग्रामीणों ने उनकी भी पिटाई कर दी। पूरे मामले पर बीईओ ने छात्रों और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन कब तक होगी ये देखना होगा। हाल ही में आरा में भी शिक्षक की पिटाई का मामला सामने आ चुका है। खैर, एक शिक्षक की पिटाई भागलपुर में भी हुई है। घटना सनहौला प्रखंड के मध्य विद्यालय बेलडीहा की है। शिक्षिका नूतन कुमारी के पति मनोज कुमार सिंह ने स्कूल की छुट्टी के बाद शिक्षक प्रेमलाल भगत पर गुंडों से पिटवा दिया और गांव वाले नाराज हैं और शिक्षिका को हटाने की मांग कर रहे हैं। सवाल है कि बिहार में शिक्षकों की पिटाई का ये कैसा ट्रेंड चल रहा है। छात्रों को शिक्षकों के साथ मारपीट की हिम्मत कैसे हुई? क्या ऐसे उद्दंड छात्रों को सुधारने के लिए कार्रवाई जरूरी है?
न्यूज 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।